तो कल हमने क्या पढ़ा था? एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे किया था, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। हमने ऐसे x पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया था। ये dx लेंथ बहुत छोटी लेंथ है, इसलिए जो एलिमेंट है ये पॉइंट मास है। फिर हमने इस छोटे से जो एलिमेंट लिया था इसका मास लिखा था। मास कितना लिखा? इसको हमने यूनिटरी मेथड से लिख दिया कि l लेंथ का मास है m, तो dx लेंथ का मास होगा m अपॉन l इंटू डी एक्स। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे सिमेट्री से हमने देखा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही होगा, इसलिए मैंने x सेंटर ऑफ मास निकाला। कैसे निकाला? फॉर्मूला लगा के dm इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dm। यहाँ पे x क्या होता है? x होता है जो एलिमेंट हमने लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, और इंटीग्रेट किया x सेंटर ऑफ मास है l/2। आप यहाँ पे y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm करके वो 0 आएगा। खैर, यहाँ पे m अपॉन एल का मतलब क्या है? m अपॉन एल का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। मतलब l लेंथ में मास m है, तो m अपॉन एल करके हमने लिखा इसको मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। इसको हम कहते हैं रेखीय द्रव्यमान घनत्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। टोटल मास अपॉन लेंथ, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। जैसे आपने घनत्व पढ़ा होगा, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो होता है बेसिकली आयतन द्रव्यमान घनत्व। मतलब जो द्रव्यमान है वो एक आयतन में वितरित होता है, लेकिन जब आयतन एक लेंथ में वितरित हो, जैसे कि यहाँ रॉड में, तो उसे कहते हैं रेखीय द्रव्यमान घनत्व। उसे लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली लैम्डा का मतलब हो गया एकांक लंबाई में द्रव्यमान। एकांक लंबाई में द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ये क्या काम आएगा? जैसे आपको ये बता दिया जाए कि 1 रुपए में 10 टॉफियां आती हैं, 1 रुपए में 10 टॉफी आती है, तो आप क्या निकाल सकते हो कि 100 रुपए में कितनी आएंगी? आपको जस्ट कितना क्या करना है, 1 रुपए में 10 आती हैं, तो 100 रुपए में 100 इंटू 10, राइट। ऐसे ही अगर आपको ये दे दिया जाए कि इकाई लंबाई में द्रव्यमान कितना है, इकाई लंबाई में द्रव्यमान अगर मान लो लैम्डा है, तो dx लेंथ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? dm बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे? रेखीय द्रव्यमान घनत्व, इकाई लंबाई का द्रव्यमान, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। एक ही बात है, ये देने का तरीका होता है। तो जब अब देखो अगला सवाल, जैसे कि इसमें हम नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसमें लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, मतलब इकाई लंबाई में द्रव्यमान, मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इन्होंने लैम्डा बराबर कितना दिया है? ए इंटू एक्स। ए यहाँ पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ 0,0 माना है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो एक्स में, वैसे वैसे ये लैम्डा बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। मतलब इसका जो रेखीय द्रव्यमान घनत्व है वो चेंज होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मास बढ़ता जा रहा है, इसका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि रॉड जो है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे रॉड आगे मोटी होती जा रही है, उसका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, मतलब कुल मिला के ऐसे, ऐसी रॉड है। ठीक, तो यहाँ पे हमें दे दिया है कि देर इज अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, इट हैज अ वेरिएबल लीनियर मास डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय द्रव्यमान घनत्व दिया हुआ है लैम्डा बराबर ए एक्स। ए यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? रॉड की लेंथ कितनी है? एल है। कैसे पता लगा कि यहाँ के कोऑर्डिनेट 0,0 है, यहाँ के कोऑर्डिनेट l,0 है? तो देखो कितनी लंबी हो गई रॉड? एल लंबी हो गई। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताओ? रॉड है एल लेंथ की, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो ये बात पक्की है कि इस बार सेंटर ऑफ मास l/2 पर नहीं होगा। l/2 पर सेंटर ऑफ मास कब होता है, मतलब आधे पे कब होता है? जब रॉड कैसी होती है? यूनिफॉर्म, एक समान द्रव्यमान की। जैसे अगर पिछले सवाल में हम बात करें, लैम्डा क्या था इसके लिए? टोटल मास अपॉन लेंथ m अपॉन l।
ये था, तो यहाँ m कांस्टेंट l कांस्टेंट, तो लैम्डा यहाँ पे कैसा था, कांस्टेंट था, वेरी नहीं कर रहा था। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको, तो करने का तरीका सेम है, करने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। हमेशा की तरह अपन x एक्सिस और y एक्सिस मान लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। यहाँ पे आपने एलिमेंट लिया, एलिमेंट कैसे लेते हैं रॉड का, मैंने आपको बताया था, ऐसे x डिस्टेंस, किसी x रैंडम डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे एक छोटा सा मास का टुकड़ा ले लो, द्रव्यमान का पीस ले लो, कितनी लेंथ का, dx लेंथ का, और जो आप एलिमेंट लो उसका तुरंत उसका मास लिख लो, द्रव्यमान लिख लो, dm। उससे क्या होगा, क्योंकि आपको बाद में तो लिखना है ही, हाथ के हाथ लिख तो सही रहता है, तो dm मास कितना हो जाएगा। अब कैसे लिखें, हमें तो ये भी नहीं कह सकते कि l लेंथ का मास इस बार m है, हमें पता ही नहीं है m, तो हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, किसका, रेखीय द्रव्यमान घनत्व का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेखीय द्रव्यमान घनत्व का मतलब कितना है कि एकांक लंबाई में द्रव्यमान है लैम्डा kg, तो dx लंबाई में कितना होगा द्रव्यमान, लैम्डा इंटू dx। इस तरीके से इसका यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, dm बराबर लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, a इंटू एक्स, तो बेसिकली आपका dm कितना आ गया, dm आ गया a इंटू एक्स dx। इस तरीके से बस। अब आपको क्या करना है, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देना है, x COM बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू क्या है, a x dx, ये तो हो गया dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a x dx। लिमिट लगाएंगे अपन, तो लिमिट लगाना तो आपको जैसे कल सिखाया था सेम वैसा ही, कि भैया पहला एलिमेंट कहाँ आएगा, पहला एलिमेंट आएगा x बराबर 0 पर, आखिरी एलिमेंट कहाँ आएगा, x बराबर l पर, तो लिमिट लग जाएगी 0 से l, 0 से l। अच्छा, यहाँ पे मैंने x को x ही क्यों रख दिया, x का मतलब क्या है, जो एलिमेंट आपने लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एलिमेंट कैसा लिया है, पॉइंट मास, पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास वो खुद ही होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, 0। इसलिए तो जो हमने एलिमेंट लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, x, इसलिए मैंने यहाँ x रख दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा मत कर देना कि सर देखो a से a गया, x से x गया, dx से dx गया, आंसर आ गया x। ऐसा नहीं होता है, आपको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर कटेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, बस इतना कर सकते हो कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो। तो ऊपर में कांस्टेंट टर्म a है लिख रखा है, a इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से l डिवाइडेड बाय, इसमें भी a कांस्टेंट है, बाहर निकालो। कांस्टेंट टर्म आप काट सकते हो, वेरिएबल नहीं काट सकते, वेरिएबल इंटीग्रेशन होने के बाद ही कटेंगे, 0 से l। नाउ इंटीग्रेट यहाँ कर देता हूँ, इंटीग्रेट करते हैं, तो a से a कट गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, उस पर लिमिट लगेगी फ्रॉम 0 से l, और नीचे हो गया एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से l। लिमिट लगाया हमने तो यहाँ मिला हमें l क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, नीचे मिला l स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0। सॉल्व किया तो ये आया 2 अपॉन 3 l। तो x सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास जो आएगा रॉड का, उसका x कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 2l/3, पहले कितना आया था, l/2, और y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 0। सिमेट्री से ऐसे कह सकता हूँ, और फॉर्मूला डालोगे तो उससे भी हो जाएगा। कैसे फॉर्मूला लगाओगे आप, y COM बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू y, और y कितना लिखोगे, 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी। इस तरीके से तो देखा कि अच्छा, इसमें जो ये लीनियर मास डेंसिटी थी वो थी a इंटू एक्स, तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास 2l/3। फिक्स नहीं कर देना है, अगर इसको हमने चेंज कर दिया, ए एक्स की जगह ए एक्स स्क्वायर कर दिया, 2ax कर दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब कुछ भी हो सकती है ना मास डेंसिटी, तो अगर इसको हमने चेंज किया तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया सवाल, इतना आसान ही रहता है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बार बार देख के। तो आपको 2-3 बार कम से कम वीडियो देखने पड़ेंगे बार बार, और अपने हाथों से एक बार सॉल्व करना बिना देखे। फिर नहीं आए तो फिर से देखना, तब जाके ये आपका क्लियर होगा। ठीक, तो हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। देखो, अगर रिंग पूरी होती, यूनिफॉर्म तो है लेकिन पूरी मतलब पूरी सर्कुलर रिंग है ना, इस तरीके से, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इसके सेंटर पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। अगर रिंग पूरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो मास m, रेडियस r की पूरी रिंग है, पूरी रिंग मतलब रिंग है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए? सेंटर पर इसकी सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ, यूनिफॉर्म तो है ही, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर रिंग, मतलब रिंग आधी कर दी है, पूरी रिंग नहीं है, आधी रिंग है। आधी रिंग है, तो आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो ये आधी रिंग है। अब आप अगर देखोगे, अगर पूरी रिंग होती तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? एकदम सिमेट्रिकल पॉइंट पे ऐसा। लेकिन अब सोचो, ये रिंग आधी है तो अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ तो नहीं हो सकता, तो कहाँ होगा? सोचना ध्यान से। मान लो ये ऐसा सोचो आपकी, ये रिंग कैसे बनी होगी? बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है रिंग, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलके। तो मैं आपको एक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, ये बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए। सोचना, देखो एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ, एक यहाँ लेता हूँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट लेता हूँ आमने सामने। ध्यान से देखना, अभी केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ होना चाहिए। सोचो, ये इधर वाला जो पॉइंट मास है, इधर वाला जो पॉइंट मास है, ये दोनों समान दूरी पर हैं और इनका मास भी समान है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होना चाहिए बीच में। वैसे ही इससे ऊपर वाले जो दो मास है उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ होना चाहिए, ऊपर वाले दो मास है उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ होना चाहिए, ऊपर वाले जो दो है उनका यहाँ, और ऊपर वाले जो है उनका यहाँ, ऊपर वाले जो है यहाँ, ऊपर वाले, मतलब इस पूरी सेमी सर्कुलर रिंग की जगह हम पूरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान सकते हैं, राइट? और फिर ये मतलब एक मास का ऐसा लेंथ रॉड जैसा बन जाएगा, और फिर इसका कहीं बीच में होगा। मतलब इससे हमें ये बात तो समझ में आई कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ नहीं हो सकता, वो वाई एक्सिस पे। अगर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माने, इसको 0,0 माने, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं होना चाहिए, इस जगह पे। जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो वाई एक्सिस पे होना चाहिए, एक्स पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने देखा इधर की साइड सिमेट्रिकल, इधर की साइड सिमेट्रिकल, मतलब जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, तो एक्स में तो बीचों बीच में आ गया। लेकिन वाई में ऐसा नहीं है, बाय में ऐसा नहीं है कि ऊपर जितना मास है उतना ही नीचे है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? सेंटर मास हमेशा ज्यादा मास की तरफ होगा, तो इधर तो है ही नहीं, तो सेंटर मास ऊपर खिसक जाएगा। भाई सोचो, जब रिंग पूरी थी तो अगर मैं ऐसे लाइन खींचता तो ऊपर जितना मास है नीचे ही उतना भी मास है और सेम शेप में है। और अगर ऐसे लाइन खींचू एक्स में, सॉरी वाई में लाइन खींचू, तो जितना इधर है उतना ही इधर है। इसलिए हमने बोला था सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीचों बीच में होगा, अगर रिंग पूरी है तो, क्योंकि ऊपर नीचे भी सिमेट्री है और दाएं बाएं भी सिमेट्री है। तो ऊपर नीचे सिमेट्री होने की वजह से, अगर पूरी रिंग है तो सिमेट्री ऊपर नीचे होने की वजह से सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा, सिमेट्रिकल लाइन पे। लेकिन इस केस में जब ये सेमी सर्कुलर रिंग है, उस केस में अगर आप देखो तो ऊपर ही ऊपर है बस मास, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर खिसक जाएगा। लेकिन अगर दाएं बाएं देखो तो सिमेट्री है, तो पीछे वाली लाइन पे आएगा। मतलब कुल मिला के हम देख के भी पता लगा सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आना चाहिए। तो लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से? ये डिस्टेंस कितनी होगी? वाई डिस्टेंस बोल देते हैं क्योंकि वाई एक्सिस में है ना ये। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो एक बात तो हम सीख गए क्या,
कि सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमें सीखना है कि हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे, तो देखते हैं, है ना। तो इसमें हमें क्या क्या पता है, देखो हमें ये पता है कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका मास है m और रेडियस है r। अच्छा चलो बताओ, तो इसके लिए लीनियर मास डेंसिटी मतलब रेखीय द्रव्यमान घनत्व लैम्डा कितना हो जाएगा। अगर इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है और रेडियस r है तो लैम्डा क्या होता है, टोटल मास अपॉन लेंथ। तो टोटल मास कितना हो गया m और लेंथ कितनी हो गई, तो सेमी सर्कुलर रिंग है इसकी लेंथ r थोड़ी हुई, अगर पूरा वृत्त होता तो लेंथ होती 2πr, इसकी लेंथ कितनी हो गई पाई r। सरकमफेरेंस की बात हो रही है, लेंथ कितनी हो जाएगी रिंग की पाई r, जहां पे उसकी मास है, यहाँ पे ना मास, तो लेंथ कितनी होगी पाई r। तो यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा m अपॉन पाई r। ठीक है, अब चलो लैम्डा हमने निकाले, जरूरत पड़ेगी तो डीएम लिखने के लिए। अब इसमें एलिमेंट वगैरह कैसे लेते हैं वो ध्यान से देखना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें, तो ये तो हो गई एक्स एक्सिस और ये वाली है वाई एक्सिस। अब देखो एलिमेंट कैसे लेते हैं इसमें, तो रिंग में एलिमेंट कैसे लेते हैं ध्यान से देखो। तो रिंग में हमने एलिमेंट लिया ऐसे थीटा पे जाके, यहां से ऐसे थीटा एंगल पर जाके डी थीटा एंगल का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इतना सा। भाई इतनी बड़ी रिंग है सेमी सर्कुलर, इतनी बड़ी रिंग है, हमने एलिमेंट कितना लिया, इतना। थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया, जैसे रॉड में एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लेते हैं, वैसे ही रिंग में थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया। मतलब डी थीटा क्या है, यहाँ पे इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है दैट इज डी थीटा। अच्छा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये जो हमने एलिमेंट लिया है, ये जो एलिमेंट लिया है इसकी लेंथ कितनी होगी। बेसिकली एलिमेंट क्या है, आर्क है ना, एक छोटा सा आर्क, चाप है, आर्क है। तो आर्क कैसे निकालते हैं हम, रेडियस इनटू थीटा एंगल। तो यहाँ पे बताओ, ये जो छोटा सा चाप दिख रहा है आपको हरे कलर का, इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, हम लिखते हैं ना एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस इनटू एंगल। तो जल्दी बताओ यहाँ पे आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, इस छोटे से आर्क की लेंथ। तो इस छोटे सा आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, डी थीटा, और हाँ और रेडियस तो आर है ही, तो इसकी लेंथ हो जाएगी dx बराबर आर डी थीटा। किसकी लेंथ आ गई है, इस छोटे से आर्क की लेंथ। अच्छा, अब हथियात मास भी लिख लो कि भाई जो एलिमेंट हमने लिया है उसका मास कितना होगा, जो एलिमेंट हमने लिया है इसका मास कितना होगा। तो लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा है, तो dx लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। भाई 1 रुपए में 10 टॉफी आती है, 10 रुपए में कितने आएंगे, 10 × 10, वही वाली बात है कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा, तो dx लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू हमने ये साइड में निकाल ली, बाद में रख देंगे, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ठीक, एक चीज और निकाल लो जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, जो एलिमेंट हमने लिया है इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, जो एलिमेंट हमने लिया है इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो ये जो एलिमेंट हमने लिया है ये बहुत छोटी लेंथ है, आपको जूम करके दिखा रखा है इसलिए बड़ी लग रही है, और आपको दिखाने के लिए बनाया इसलिए बड़ी है, नहीं ये बहुत छोटी है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा देखो। तो ये तो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, जो मैंने एक्स गुलाबी लाइन खींची है, ये जो लेंथ होगी वो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और ये जो लाइन है ये वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो बताओ ये कितना बनेगा। तो हम जानते हैं कि सेंटर से इस की डिस्टेंस r है, सेंटर से कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कितनी हो गई r, भाई रेडियस ही तो है ये r, ये रेडियस है ना r। तो अगर एक समकोण त्रिभुज बना, इसमें अगर कर्ण r है, हाइपोटेनियस r है, और अगर ये एंगल थीटा है, तो ये नीचे बेस कितना हो गया, हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है, r cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा r sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताओ, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा, एंड y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r sin थीटा। तो जब भी आप एलिमेंट मानो तो ये काम कर दिया करो, और एलिमेंट आपको याद रखने हैं, जैसे कभी भी अगर रिंग का एलिमेंट लेना है तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट, तो उसका
मास निकाल लो एलिमेंट का और उसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब ये जो यहाँ पे भी एलिमेंट आया है, कैसा एलिमेंट आया है? ये है पॉइंट मास एलिमेंट। ये है कौन सा? पॉइंट मास एलिमेंट है ना, एकदम छोटा सा टुकड़ा है। तो पॉइंट मास नहीं दिख रहा क्या आपको? पॉइंट मास ही तो है ये भाई। आर्क है, आर्क वो भी बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो एकदम पॉइंट मास जैसा ही तो है। और क्या? तो पॉइंट मास का सेंटर मास उसके खुद के पॉइंट पर ही होता है। ओके, चलो हमने एक बेसिक काम कर लिया। अब हमें क्या करना है? बस फॉर्मूला लगाना है, एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास, राइट? चलिए, अच्छा डीएम की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना, वैल्यू डाल के। जैसे यहाँ पे लैम्डा इंटू डी एक्स आ गया, आप लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं और dx की वैल्यू डाल देते हैं, तो dm कितना आ जाएगा बताओ? फिर बस हमारा काम रहेगा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ से हमने dm देखा, dm कितना आ रहा है? लैम्डा इंटू डी एक्स। तो ये रहा लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? m अपॉन पाई आर। देखो ना, ये रही लैम्डा की वैल्यू m अपॉन पाई आर। और dx की वैल्यू कितनी है? dx बराबर आर डी थीटा। तो dx बराबर आ गया आर डी थीटा। तो dm कितना आ गया? देखो r से r गया, तो dm आ गया m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, राइट? चलिए, अब हमें क्या करना है? एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला और वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला के कोऑर्डिनेट निकाल लेना। अच्छा, मैं बिना सॉल्व करे बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाई जो सॉरी सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ऑब्वियस है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग क्या आना चाहिए? 0। करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। किसका सेंटर ऑफ मास? रिंग का। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dm। वैल्यू डाल देते हैं dm की। dm कितना आया? m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये तो हो गया dm इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या है आपको मैंने पढ़ाया था कल, अच्छे से लिखा भी था कि x बराबर x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। तो x क्या आएगा बताओ? यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालेंगे? x क्या डालेंगे बताओ? x क्या रखें? x क्या रखें? शाबाश चंचल। r cos थीटा, वेरी गुड। x क्या रखेंगे यहाँ पे? x का मतलब क्या है? जो आपने एलिमेंट लिया है, जो आपने एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, जो कि कितना है यहाँ? r cos थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm कितना है? m अपॉन पाई डी थीटा। इस तरीके से इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे ना तो 0 आएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो y एक्सिस पे आएगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए? 0। खैर सॉल्व करेंगे अपन, उससे पहले अपन को लिमिट और डालनी है। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? तो आप बताओ इस डायग्राम को देख के। भाई इंटीग्रेशन किस में कर रहे हैं हम? थीटा पे, मतलब थीटा की लिमिट लगेगी। तो थीटा मिनिमम कितना हो सकता है? तो यहाँ पे एलिमेंट हमें देखना होता है कि एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो हमने थीटा यहाँ से लेना स्टार्ट किया है ना, तो मतलब इस जगह पे 0 है। और एलिमेंट भी देखो कहाँ से कहाँ तक। पहला एलिमेंट कहाँ पे लोगे? यहाँ पे लोगे पहला एलिमेंट रिंग का। फिर ऐसे एलिमेंट लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे, आखिरी एलिमेंट कहाँ आएगा? यहाँ। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? पाई। तो इसका मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई? 0 से लेके पाई तक। 0 टू पाई लिमिट लगाओगे आप, 0 से पाई, 0 से पाई। इसको सॉल्व करो जल्दी से। इंटीग्रेशन आता है करना? सिखाया था इंटीग्रेशन। कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो। तो m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। तो m r बाई पाई बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? cos थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई डिवाइडेड बाय, नीचे करोगे तो m अपॉन पाई यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा। अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी मैंने जस्ट उसको इंटीग्रेशन बना रहा हूँ अच्छे से दिखने में। डी थीटा फ्रॉम 0 से पाई। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो बताओ किस किस को याद है cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है?
cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो m अपॉन पाई से m अपॉन पाई कट गए, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, काट दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या बचा r, इंटीग्रेट कर दिया, cos थीटा का इंटीग्रेशन है sin थीटा, लिमिट डाल दी फ्रॉम 0 से पाई, डिवाइडेड बाय, नीचे m अपॉन पाई तो कट गया, d थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा थीटा, और लिमिट डाल देंगे फ्रॉम 0 से पाई, कितना बना r sin पाई माइनस sin 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0। अच्छा बताओ चलो, साइन पाई का मतलब कितना हो गया, साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, और साइन 0 भी कितना होता है 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, तो कितना आ गया 0, मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया रिंग का। आई बात समझ में, यही मैं कह रहा था आपको कि एक्स सेंटर मास आप सॉल्व करो 0 आएगा। अब क्या निकालना है हमें, वाई सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास का मतलब इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, वही हमारा आंसर भी है ना। चलिए, तो वाई सेंटर ऑफ मास निकालो। ये समझ में आ गया एक्स सेंटर ऑफ मास। अब हम वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे वाई सी ओ एम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यही होता है। वैल्यू रखो, इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू वही रहेगी एम अपॉन पाई, कितना था डीएम बराबर एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, और y कितना आ जाएगा इस बार बताओ। y का मतलब क्या है, जो एलिमेंट लिया है उसका y कोऑर्डिनेट यानी r साइन थीटा, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे r साइन थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन हो जाएगा m अपॉन पाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ m अपॉन पाई डी थीटा। लिमिट लगाओगे तो लिमिट तो एज इट इज लगेगी, वहां पे कितनी आई थी 0 से पाई, यहाँ पे भी आएगी 0 से पाई। सॉल्व करोगे तो देखो सेम हो जाएगा यहाँ तक, तो कितना m अपॉन पाई बाहर निकलेगा, कांस्टेंट m अपॉन पाई से m अपॉन कट जाएगा, r भी बाहर आएगा, फिर अंदर क्या बचेगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, वेरी गुड। तो क्या बचेगा r माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम 0 से पाई, नीचे क्या बचेगा थीटा 0 से पाई। देख रहे हो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस अंदर साइन थीटा की जगह कितना गया माइनस कॉस थीटा। क्यों, यहाँ इंटीग्रेट हमने कॉस थीटा का किया था, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और यहाँ इंटीग्रेशन में करना पड़ेगा साइन थीटा का जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। बस अब लिमिट डालनी है और सॉल्व करना है, तो लिमिट डाल देते हैं। तो आप चाहो तो ये जो माइनस इसको बाहर निकाल लो, बाद में देख लेंगे। तो ये हो गया माइनस ऑफ आर कॉस, पहले फाइनल लिमिट डलती है तो पाई माइनस फिर इनिशियल लिमिट कॉस 0, इस तरीके से डिवाइडेड बाय पाई, भाई पाई माइनस 0 तो पाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास बराबर कितना आया माइनस आर कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, फिर माइनस कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय पाई, माइनस अंदर गया तो बेसिकली सॉल्व होके कितना आ गया 2r बाई पाई। तो y सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 2r बाई पाई, इस तरीके से। तो मतलब सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 0,2r बाई पाई। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आ गई बात। मान लो ये है सेमी सर्कुलर रिंग और इसकी रेडियस है r, ये है सेंटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा
सेंटर से कितना ऊपर, 2r/π दूरी पर होगा ये, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास इसका, ये याद रखना है आपको। क्या आता है सेंटर ऑफ मास काम में, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग, जैसे ये रिंग है, ये ग्राउंड पे ऐसे रखी हुई है ना, और ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड का रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल 0। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, मतलब ये जो रिंग आपको डायग्राम में दी गई है इसका पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो कितनी लिख दोगे आप पोटेंशियल एनर्जी सीधे, mgh। भैया रेफरेंस हम क्या ले रहे हैं, ये लेना ना, यहाँ पे पोटेंशियल 0, तो h हाइट ऊपर, तो यहाँ पे h कितना रखोगे फिर आप, जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है 2r/π, ये इस पूरी रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mg/π। ठीक, डिस्क और रिंग अलग अलग होते हैं। देखो रिंग तो हो गई ये जिसमें से अंदर से आर पार जगह होती है, और डिस्क का मतलब हो गया ये जो अंदर से भरी हुई होती है डिस्क, जैसे प्लेट हो गई या रोटी, और रिंग का मतलब जो उंगलियों में पहनते हैं वैसे रिंग। तो अभी हमने जिसका सेंटर ऑफ मास निकाला था वो थी सेमी सर्कुलर रिंग, आधी रिंग। अब हम निकालेंगे आधी डिस्क का, तो ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अंदर से उसे भर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या है, ये डिस्क है। ठीक है, ये है डिस्क। इसमें आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे नहीं, अगर डिस्क पूरी है तो इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, सिमेट्रिकल पॉइंट। लेकिन अगर डिस्क आधी है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे नहीं होगा, कुछ ऊपर खसक जाएगा, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। सही बात है, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर है, कितना आएगा कैसे करें। तो अब बारी आती है इसमें वही, पहले तो इस, अच्छा इसमें एक नई डेंसिटी डिफाइंड होगी। अब ध्यान से देखना कि क्या यहाँ पे जो मास है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, जैसे जैसे रॉड थी, रॉड में जो मास था एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था, रिंग थी उसमें भी बस इस रिंग पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड था मास। लेकिन यहाँ पे जो मास है वो एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो मास है वो एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा एरिया इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे एक नई मास डेंसिटी डिफाइंड होती है जिसे कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो सरफेस पर फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम सरफेस मास डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, सरफेस मास जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन एरिया, जितने एरिया में वो मास फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देखें, गौर से देखना कि यहाँ पे टोटल मास कितना है, m दे रखा है, और टोटल सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा भाई, अगर पूरी डिस्क होती तो उसमें एरिया कितना होता है πr², यहाँ कितना हो जाएगा πr² बाय डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हम सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, सिग्मा बराबर टोटल मास m हो गया और एरिया कितना हो गया πr² डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया है 2m/πr²। ये क्या आ गया आपका सरफेस मास डेंसिटी, या फिर ऐसे ही बोल सकता हूं मैं एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, मास इन यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अगर हमें
किसी छोटे से एरिया का मास निकालना है, मान लो डीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा इनटू उस छोटे सा एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना है, सिग्मा। तो आपको अगर कुछ एरिया का द्रव्यमान निकालना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सिग्मा इनटू एरिया से। मतलब अगर आप यहाँ पे आपको मास निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मास बराबर सिग्मा इनटू एरिया। जैसे आपको किसी एक आपको सिग्मा दे रखा है, सिग्मा का मतलब क्या है, एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान। अब आपको मास निकालना है, आपको सिग्मा दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बस उस एरिया से सिग्मा का मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे अभी तक करते आ रहे थे। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने मास निकालने के लिए क्या किया, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये क्या था, एकांक लंबाई में द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान दे रखा है लैम्डा, आपको dx लेंथ के लिए द्रव्यमान निकालना है, तो आपने लैम्डा को dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या गया, dx लेंथ का द्रव्यमान आ गया। वैसे ही ये क्षेत्रफल से रिलेट कर देगा। ये क्या है, एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान है। अब आपको किसी एरिया ए में आपको द्रव्यमान निकालना है, तो उस सिग्मा को, यानी एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान को उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में? ये भी वही बात है ना कि 1 रुपए में 10 टॉफी आती हैं, तो 10 रुपए में कितने आएंगे, 10 × 10। तो ये आपका एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान दे रखा है, आप क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे जैसे मान लो आपको सिग्मा दे रखा है ये 2m/πr²। अब आपको इस आधी डिस्क का द्रव्यमान निकालना है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस आधी डिस्क के एरिया से, जो कितना होता है πr² डिवाइड बाई 2, तो π² से π² गया, 2 से 2 गया, तो कितना बचा, m बच गया ना। सेम चीज है, हाँ सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये एरिया के लिए है, वो लेंथ के लिए था, और अभी थोड़ी देर में वॉल्यूम के लिए आएगा, बस ऐसे। चलिए अब इसमें हम एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ भी आपको याद रखना है डिस्क में एलिमेंट कैसे आता है, ये सब आपको याद रखने रहेंगे कि रॉड का एलिमेंट कैसे आता है, रिंग में कैसे आता है, और डिस्क में कैसे आता है। तो डिस्क का एलिमेंट क्या आएगा, डिस्क का एलिमेंट आएंगी रिंग, छोटी छोटी रिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे आर रेडियस पे जाके, आर पे एक्स पे चल जाओ, चलो आप एक्स पे जाते हो ना, कि एक्स डिस्टेंस पे जाके, एक्स रेडियस पे जाके, ऐसे एक्स पे जाके यहाँ पे एक्स रेडियस की एक पतली सी रिंग अज्यूम कर लेंगे हम, और इस रिंग की लेंथ कितनी होगी, इस रिंग की थिकनेस, सॉरी थिकनेस कितनी होगी, dx। तो हमने x पे गए, x पे जाके dx थिकनेस की, x पे जाके ये dx थिकनेस की क्या अज्यूम कर ली, रिंग। तो इस बार हमारा एलिमेंट क्या है, ये रिंग है। मैं इसको ये समझ में आया। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हुआ, यहाँ पे एलिमेंट हुआ, हमने x पे जाके ये जो छोटी सी पतली सी थिकनेस है, dx थिकनेस की रिंग अज्यूम कर ली। तो डिस्क का एलिमेंट क्या आता है, रिंग आता है। हम ऐसा मान सकते हैं ना कि ऐसी पतली पतली रिंगों को अगर एक दूसरे के ऊपर हम ऐसे रखते जाएं, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। तो अगर हम एक रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल लें और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि भाई एक पतली सी रिंग है, अब रिंग सॉरी हाँ, सेमी सर्कुलर रिंग बनी यहाँ पे, ऐसी सेमी सर्कुलर रिंगों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी रेडियस बढ़ा के पास 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 पास, तो डिस्क बन जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है बेसिकली, ये जो एलिमेंट है, इस बार ये एलिमेंट लिया है हमने, इसको इंटीग्रेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है एलिमेंट इस बार, अभी तक हमारे एलिमेंट क्या आए थे, पॉइंट मास, अब एलिमेंट क्या आया है, सेमी सर्कुलर रिंग। तो क्या सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको पता है क्या, हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है कि सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, 2r/π पे, यहाँ पे आएगा कहीं। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, 0,2r/π। r क्या है, उस सेमी सर्कुलर डिस्क, सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस है ना यार, सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस है।
तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी है x, तो हो जाएगा 2x अपॉन पाई, इस तरीके से। देखा? तो हमने क्या क्या काम कर लिया, तो क्या क्या काम करना होता है मैंने आपको बताया था ना भी कि जब भी आप एलिमेंट लो तो उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख लो। अब यहाँ पे पॉइंट मास था तो इसका सेंटर ऑफ मास ये खुद ही था, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया, और उस एलिमेंट का मास लिख लो dm। तो इसका भी हम मास लिख लेते हैं, दो काम कर लेते हैं, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लिखेंगे। तो dm, तो देखो इस बार हमें क्या पता है, इस बार देखो ये लेंथ नहीं आएगी, ये एरिया आएगा। कैसे आएगा एरिया, देखो यहाँ पे dx थिकनेस है ना, तो ये देखो जो ग्रीन कलर से मैंने शेड किया है यहाँ पे, ये एक एरिया है, और हमें इसका क्या पता है, वैसे सिग्मा पता है। तो यहाँ पे डीएम मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। भाई सिग्मा इंटू एरिया, अब एरिया छोटा सा है तो उसको डी ए लिख दिया। भाई एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट का मास क्या लिखोगे, डीएम। यहाँ बताया ना मैंने आपको, मास बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू जितने एरिया का आपको मास निकालना है उससे सिग्मा का मल्टीप्लाई कर दो। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, सिग्मा इंटू जितने एरिया का मुझे मास निकालना है उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने एरिया का मास निकालना है बताओ, जो ये यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, इतने एरिया के तो मास निकालना है। अब नहीं, dx एरिया नहीं है, dx तो थिकनेस है, dx तो बस इतनी ये वाली थिकनेस है, ये मतलब कैसे बताऊं मैं, ये लाइन और ये लाइन के बीच की जो दूरी है ये dx है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कौन बताएगा, ये वाला एरिया, ये जो मैंने रेड कलर से दिख रहा है आपको, रेड कलर से मैंने शेड किया है, या उससे पीछे देख लो ग्रीन कलर से जो मैंने शेड किया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो एरिया बताओ, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये जो अंदर का पार्ट है ये वाला एरिया पूछा है मैंने, सरकमफेरेंस नहीं पूछा, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका, इसको आप खोल लो। हाँ, तो इसको खोल सकते हो आप, इसको जैसे जितने पार्टी मैंने जो शेड किया है ग्रीन कलर से, इसको काट के बाहर निकाल लो और ऐसे कर दो, लंबा कर दो इसको। ठीक है, इसको लंबा कर दिया, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, dx है थिकनेस तो, है ना, ये थिकनेस dx, और लंबाई कितनी है भाई, टोटल पूरी होती तो 2 पाई आर, आधी है तो पाई आर, और रेडियस इसकी x है तो लंबाई हो जाएगी इसकी x। तो एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे एरिया, तो एरिया हो जाएगा पाई एक्स इंटू डी एक्स। आया समझ में? तो बस अब यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू, तो डीएम मिल जाएगा हमें सिग्मा इंटू डी ए की जगह लिखेंगे पाई एक्स डी एक्स, ये आ गया डीएम इस तरीके से। तो हमने क्या किया, ये जो एलिमेंट था इसको ऐसे काट के ऐसे लंबा मान लिया, पूरा लंबा खोल दिया, तो इसकी लेंथ कितनी है dx, और लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है dx, और लेंथ कितनी है पाई एक्स, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये एक रेक्टेंगुलर बन गया ना, आयत, आयत जैसे दिखाई दे रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है पाई एक्स, और चौड़ाई कितनी है इसकी, थिकनेस कितनी है इसकी dx। अरे आई बात समझ में, dm लिखना आ गया। दोबारा से सुन लो, इसको काटा, यहाँ पे ऐसे फैला दिया, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, लंबाई पाई एक्स, और इसकी थिकनेस कितनी हो गई dx, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें सब पता लग गया क्या, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट हमें पता है, एलिमेंट का डीएम हमें पता है। अब आपको क्या लगाना है, एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास। तो क्या डायरेक्टली लिख दूं मैं एक्स सेंटर ऑफ मास, तो 0 आएगा। मैं देखो साइड में करके दिखाता हूँ आपको, पर इंटीग्रेट आपको खुद ही को करना रहेगा, मैं इसमें वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर में क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यही होता है फॉर्मूला। अरे यही होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स सी ओ एम बराबर इंटीग्रेशन, डीएम कितना लिखूंगा, डीएम ये रहा देखो, सिग्मा पाई एक्स डी एक्स, डीएम की जगह लिखूंगा सिग्मा पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस x की जगह क्या लिखूं, कौन बताएगा, इस x की जगह क्या आएगा, जल्दी से बताओ, इस x की जगह क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 0, बिल्कुल। x क्या होता है, जो एलिमेंट आपने लिया है उसका कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो यहाँ लिखूंगा 0। अब नीचे चाहे कुछ भी हो, ये आना तो 0 ही है।
बोलो सही बात है, आ गया समझ आपको कि एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आएगा 0। तो हमें निकालना क्या है बेसिकली वाई सेंटर ऑफ मास। तो वाई COM बराबर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। लिखो इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना हो जाएगा, dm की वैल्यू डालो सिग्मा पाई एक्स dx इंटू वाई, वाई कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ वाई कितना लिखूं मैं, बिल्कुल 2x अपॉन पाई, वाई कितना लिखेंगे एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 2x अपॉन पाई। नीचे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना है सिग्मा पाई एक्स dx। अब लिमिट और बता दो, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी। तो देखो हमने यहाँ कितनी दूरी पे लिया है, देखो ये एलिमेंट लिया x दूरी पर। सोचो पहला एलिमेंट कहाँ आ सकता था, पहला एलिमेंट बिल्कुल इस सेंटर के पास में बगल में, मतलब x बराबर 0। और आखिरी एलिमेंट कहाँ आ सकता है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए कैपिटल R रेडियस के बराबर। तो पहला एलिमेंट आएगा 0 पे और आखिरी एलिमेंट कहाँ पे आएगा कैपिटल R पर। तो यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगी 0 से कैपिटल R। देखो ना इंटीग्रेट किसके टर्म में कर रहे हैं, x के टर्म में। तो x पे लिमिट लगानी पड़ेगी हमें, x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी 0 और आखिरी एलिमेंट कितना आएगा x बराबर R पे। x को कितना लंबा कर सकते हैं भाई, इसके बाहर निकल जाएंगे तो रिंग डिस्क ही नहीं है, एलिमेंट कहाँ से आएगा। तो एलिमेंट हो गया फ्रॉम 0 टू R इस तरीके से। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है और ये आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट तो बड़ा ही आसान है, इसमें मेरे को दिख भी रहा है। तो कुछ चीजें तो कट ही रही है, तो पहले तो सारी कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लो, फिर देखते हैं क्या काटना है क्या नहीं काटना है ना। सारी कांस्टेंट टर्म जितने भी आपको दिख रहे हैं सबको बाहर निकाल लेते हैं। चलो तो सिग्मा दिख रहा है, क्या क्या कौन सिग्मा कांस्टेंट है, पाई कौन सिग्मा कैसे कांस्टेंट है, देखो हमने निकाल रखा है सिग्मा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा सिग्मा, हमने यहाँ निकाला था ना 2m अपॉन पाई स्क्वायर कांस्टेंट है ये। सिग्मा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर निकाल लो। पाई से पाई काट भी सकते हैं पर अभी सिग्मा पाई 2 सिग्मा पाई अपॉन पाई, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से r। और यहाँ पे क्या बाहर निकला सिग्मा पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से r x dx। अब कांस्टेंट में तो जो भी कट रहा है उसको काट दो और इंटीग्रेट कर दो। तो देखो कांस्टेंट में क्या गया, सिग्मा से सिग्मा गया, पाई से पाई गया, तो कितना बचा 2 अपॉन पाई। तो यहाँ बच गया 2 अपॉन पाई। ठीक, इंटीग्रेट करके कितना बचा, मतलब इंटीग्रेशन कितना हुआ। तो इंटीग्रेशन तो बड़ा ही आसान है यहाँ पे भाई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 से r। और यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से r। सॉल्व कर लो इसको, तो ये निकलेगा आपका वाई COM। तो वाई COM बराबर 2 अपॉन पाई, ये हो जाएगा r क्यूब बाई 3, नीचे बचेगा r स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करो इसको, 2 पर गया 3 से आया तो ये बन गया 4 अपॉन 3 पाई और r क्यूब अपॉन r स्क्वायर r। तो यहाँ पे y सेंटर ऑफ मास मतलब सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आपको मिला 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको यहां से लाने की कोशिश करूं, ये सेमी सर्कुलर डिस्क, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा आपको, सेंटर ऑफ मिलेगा यहाँ कहीं। और ये डिस्टेंस कितनी आई 4r अपॉन 3 पाई, ये याद रखना है। ठीक है,
देखो क्या लिखा है कि इफ अब ऑब्जेक्ट और द बॉडी हैज वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन दिस एक्सिस। एग्जाम्पल जो भी हमने किए, तो अभी जितने भी हमने पढ़े, जैसे सेमी सर्कुलर एग्जाम्पल क्या दिए हैं, देखो सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग, और अभी आगे पढ़ने वाले हैं अपन हॉलो हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, कोन, इन सब में एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे अभी रिंग की बात की हमने, तो रिंग में एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या थी बताओ। जैसे ये रिंग है और ये मान लो डिस्क, कोन, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, केवल यही है ना, ये भाई ऐसी तो है ही नहीं, क्योंकि ऊपर मास है नीचे गायब, ऊपर मास है नीचे गायब, इसमें भी ऊपर है नीचे गायब। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ पे एग्जिस्ट था, कहाँ पे लाई कर रहा था, इस सिमेट्री पर। जैसे इसमें यहाँ आया था सेंटर ऑफ मास, है ना, इसमें यहाँ आया था सेंटर ऑफ मास, इसमें यहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, तो वाई से मतलब नहीं है। अरे अभी मैं इस डिस्क को अगर यूं कर दूं तो अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी ना, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। समझ में आई बात, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है एक्स और वाई पे। हाँ, आप तो कहना चाह रहे हो एक्स और वाई, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे आंसर तो वही रहेंगे। जैसे रिंग के लिए आंसर क्या आया था, 2r/पाई, इसके लिए आंसर क्या आया था, 4r/3 पाई, पर इस बार वो लेंथ ऐसे हो जाएंगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, राइट। ऐसे कोन है, तो कोन के लिए भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अ बॉडी हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे देखो, जैसे मान लो ये डिस्क ले लो, है ना, तो डिस्क में हम एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले सकते थे इसमें, एक तो ऐसे, एक ऐसे, और बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसे ऐसे। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है, सेंटर पर आ रहा है, राइट। ऐसी अगर हम कोई स्क्वायर ले लें, या रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, तो इस केस में हम ऐसे कर सकते हैं ना। देखो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम ऐसे खींच सकते हैं, ये है बराबर बराबर जो डिवाइड कर रही है, दोनों साइड सेम कॉन्फ़िगरेशन में मास है, बराबर मास है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, ये आ गया। समझ में आई बात, इस तरीके से। देखिए, तो मान लीजिए कि एक खोखला गोला है, तो खोखले गोले का मतलब है अंदर इसमें खाली है, अंदर इसमें कुछ नहीं भरा है, तो इसमें मास केवल इसके बाहर जो पृष्ठ है उसी पर है, बाहर की जो सरफेस है उसी पर है, अंदर तो कोई मास, इसमें कोई द्रव्यमान है नहीं। टोटल द्रव्यमान इसका मास m है और रेडियस इसकी r है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम तीन तरह से द्रव्यमान घनत्व डिफाइन करते हैं। रेखीय, जिसमें द्रव्यमान एक रेखा में होता है, किसी लेंथ में होता है। पृष्ठीय, जहां पे केवल सरफेस पर होता है। और वॉल्यूम, मास डेंसिटी, आयतन द्रव्यमान घनत्व, जिसमें अंदर भी मास भरा होता है। ठीक है, तो इसमें मास केवल पृष्ठ पर है, इसके बाहर सरफेस पर ही मास है। भाई खोखला लिखा हुआ है ना, होलो मतलब अंदर कुछ है नहीं, अंदर से खाली है, तो इसके लिए क्या डिफाइंड होता है, सिग्मा। पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व कितना हो जाएगा, मास अपॉन एरिया, टोटल मास अपॉन एरिया। तो टोटल मास इसका कितना दे रखा है, m, और स्फेयर का क्षेत्रफल कितना होता है, स्फेयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द स्फेयर। अगर फुल स्फेयर होगा तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो स्फेयर होता है, जिसको हम गोला भी कहते हैं, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²।
और जो वॉल्यूम है आयतन, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है हेमीस्फेयर की, आधे गोली की, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा 2 πr²। इस तरीके से इसके लिए सिग्मा डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो इसका एलिमेंट थोड़ा अच्छा आता है, मतलब थोड़ा सोचने समझने लायक है। तो पहले मैं इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दूं। ये हो गई वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक, अब इसमें जो एलिमेंट है वो कैसे आएगा सोचना, क्योंकि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ये वृत्त नहीं है, ये स्फेयर है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो 3D में आएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट कैसे मैं लूंगा, ध्यान से देखना। यहाँ मैं ऐसे थीटा पे जाके, ऐसे यहाँ से थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल की एक लाइन लूंगा। बट ये जो सिलेक्ट हुआ वो तो यहाँ पे एक छोटा सा आर्क सिलेक्ट हुआ। ठीक है, इसको अब मैं पूरे, इस लाइन को अब मैं पूरे स्फेयर में ऐसे गोल घुमा दूंगा। इस लाइन को मैं पूरे स्फेयर में इस तरीके से गोल घुमा दूंगा। तो ये जो रेड कलर का शेडेड एरिया आया, ये एलिमेंट आया, और ये क्या होगा, एक रिंग हो जाएगी। एलिमेंट यहाँ पे क्या होगी, एक रिंग। देखना ध्यान से, मैं दोबारा से बना रहा हूं। तो यहाँ पे मैं थीटा पे गया इस तरीके से, मान लो यहाँ पे मैं थीटा एंगल पे गया इस तरीके से, और थीटा एंगल पे जाके मैंने डी थीटा एंगल, मतलब बहुत पतला सा एंगल लिया यहाँ पे। थीटा पे जाके डी थीटा एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, और फिर इसको इस तरीके से पूरे स्फेयर के लिए देखो। तो यहाँ पे हम थीटा पे जाके डी थीटा एंगल पे, ये छोटा सा एलिमेंट, अब ये जो एलिमेंट आया इसको पूरी रिंग पे ऐसे घुमा दिया गोल। तो क्या सिलेक्ट हुआ, तो ये मैंने केवल आगे जो हिस्सा दिख रहा है वही बनाया है, इसके पीछे भी तो होगा, वो दिख नहीं रहा है। वो एक्चुअली ऐसे डॉटेड लाइन पीछे की साइड ऐसे भी आएगी, है ना। तो क्या है बताओ, ये क्या शेप है इसकी, यह एक रिंग शेप का एलिमेंट बना है। थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा इसको। तो इसमें एक पीछे भी आई है एक, इस तरीके से, बट वो पीछे का मैंने बनाया नहीं, वो अजीब सा हो जाता। इस तरीके से रिंग आई है एक। आई समझ में बात। अच्छा चलो, तो हमें अब दो चीज लिखनी है। क्या, एक तो इसका सेंटर ऑफ मास रिंग का। अच्छा, रिंग इसमें कौन सी आई, पूरी रिंग आई है कि सेमी रिंग आई, सेमी सर्कुलर रिंग आई है। पूरी रिंग है ना, पूरी रिंग है, पूरी गोल, बढ़िया रिंग है। ठीक है, तो इसका हमें दो चीजें लिखनी है, एक तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और दूसरा इसका मास डीएम। बस दो चीजें अभी लिख लेते हैं अपन, फिर बाकी का आगे के क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस रिंग की थिकनेस लिख देता हूँ, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगी। तो इस रिंग की थिकनेस ये हो जाएगी ये, और ये लेंथ कितनी है बताओ, ये लेंथ है dx बोल दूं अगर मैं इस लेंथ को, तो ये हो जाएगी आर डी थीटा, जैसे हमने पहले किया था भाई, रेडियस इनटू एंगल, और एंगल कितना है डी थीटा, तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई आर डी थीटा। ठीक है, और इस रिंग की, जो रिंग हमने बनाई है, इस रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर। भाई जो कैपिटल आर है वो तो इस पूरे स्फेयर की रेडियस है, हम तो इस रिंग की रेडियस निकालना चाहते हैं कि इस, ये जो रिंग बनी है, जो एलिमेंट बना है, इस एलिमेंट की रेडियस, तो इस एलिमेंट की रेडियस तो यही होगी ना यार। यहाँ पे जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगी रेडियस। ठीक है, मतलब जो रिंग हमारा एलिमेंट आया, उस एलिमेंट की थिकनेस कितनी हो गई आर डी थीटा, और उसकी रेडियस कितनी हो गई आर, स्मॉल आर। और स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में अभी मैं लिखूंगा। ठीक है, अभी लिखूंगा मैं। सबसे पहले मैं डीएम निकाल लेता हूं। तो एलिमेंट क्या आया है, सबसे पहली बात तो मैं एलिमेंट,
ये जो एलिमेंट आया है वो एलिमेंट क्या है? रिंग एलिमेंट आया है, ताकि आप याद रखो इसलिए मैं लिख देता हूँ। अब इसका हमें मास लिखना है, डीएम मास लिखना है इस रिंग का। ये जो एलिमेंट है इसका मास कितना है? डीएम, और डीएम कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डीए। भाई हेमिस्फेयर के लिए क्या डिफाइंड है? एकांक क्षेत्रफल का मास, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, मास ऑफ यूनिट एरिया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके एरिया से? ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीएम आ जाएगा। तो डीएम आ जाएगा सिग्मा इंटू डीए। अब उस एरिया का, सॉरी उस रिंग का क्षेत्रफल लिखो कितना आएगा। तो देखो वही पहले की तरह कर दें, इसको हम पूरा फैला दें। ये जो रिंग है इसको यहाँ से काट के पूरा फैला देते हैं लंबाई में इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इस बार पूरी रिंग है ना, ये सेमी सर्कुलर रिंग थोड़ी है जो इसकी लंबाई पाई आर होगी, पूरी रिंग है तो लंबाई हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर इसकी रेडियस है। और थिकनेस हमने वहां निकाली रखी है, थिकनेस कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। सही बात है। अब एरिया लिखना है तो क्या लिखेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्मॉल आर, है ना, 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। बताओ ये बात क्लियर है? अब मुझे स्मॉल आर और बता दो कैपिटल आर के टर्म में कितनी आ जाएगी, फिर बाकी का सॉल्व आपको करना है घर पे। तो देखो ये एंगल थीटा है, ये वाला दिख रहा है आपको एंगल थीटा, और ये लेंथ आर है, ये लेंथ है आर, ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये वाला दिख रहा है ट्रायंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बोल सकता हूँ मैं। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये एंगल थीटा बोल सकता हूँ। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? आर साइन थीटा। और ये ऊपर वाली लेंथ कितनी हो गई? आर कॉस थीटा। और यही किसके बराबर है? स्मॉल आर के बराबर। समझ में आई बात? तो यहाँ से मैं स्मॉल आर की वैल्यू रख दूंगा तो डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फाइनल डीएम की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। आर से आर मल्टीप्लाई हो गया तो डीएम बराबर आ गया। अच्छा डीएम में सिग्मा की वैल्यू हम लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा सिग्मा, चाहो तो अभी भी पुट कर सकते हो, पुट कर देते हैं सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा कितना है? एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से लिखा? ये लिख रहा है ना सिग्मा बराबर, यहाँ पे पुट कर दिया ताकि डीएम की फाइनल वैल्यू आ जाए, फिर हम उसको सीधा इंटीग्रेशन में डालेंगे। सिग्मा इंटू, यहाँ से देखो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई स्क्वायर कट गया तो डीएम कितना आ गया फाइनल? एम कॉस थीटा डी थीटा। आया समझ डीएम की वैल्यू? बस अब आपको क्या निकालना है? अच्छा और एक चीज और निकालनी होती है ना हमें, सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट कितना हो जाएगा बताओ? तो एलिमेंट क्या है यहाँ पे? ये रिंग एलिमेंट है, तो पूरी की पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे आएगा, और सेंटर तो ये रहा, सेंटर ये रहा ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? 0, आर साइन थीटा। बताओ आई बात समझ में कि नहीं आई? भाई ये वाले कोऑर्डिनेट कितने हो गए? अगर ये 0, 0 है, भाई यही तो है 0, 0। तो ये 0, 0 है तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई? आर साइन थीटा। और एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा। इस तरीके से हमने ये जो रिंग एलिमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास ले लिया। अब क्या आप आगे कर सकते हो सॉल्व? तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 हो जाएगा ना। x क्या डालते हैं यहाँ पे? जो एलिमेंट लिया है उसका x सेंटर ऑफ मास, तो 0 खत्म।
और वाई सेंटर ऑफ मास आपको कल सॉल्व करके लाना है, ठीक।